बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको एक सबक नाकाबिल फरामोश वाक़या पढ़ाया था और समझाया भी था। वो सबक हकीम मोहम्मद सईद साहब ने लिखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको समझा और सुना होगा। आज हम मज़ीद 3 नए उन्वानात के साथ हाज़िर हैं। हमारा पहला उन्वान है मिल्ली वहदत। ये भी हमारे 8वीं क्लास की जो उर्दू है उसमें शामिल है। इसके बाद है मुनीज़ा फैज़ के नाम ख़त। ये ख़त इनको उर्दू के एक बड़े अच्छे अदीब सैयद अहमद बुखारी साहब ने लिखा। और इसके बाद तीसरा सबक होगा सफ़र अमरीका, जिसको सद्दीक़ सालिक की एक किताब तादमे तहरीर से लिया गया है। तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सबक है मिल्ली वहदत। मिल्ली वहदत इसके मायने क्या हैं? पहले आप इस टॉपिक को, इस उन्वान को समझ लीजिए कि मिल्ली वहदत किसे कहते हैं। मिल्ली का मतलब मिल्लत, मिल्ली का मतलब होता है मिल्लत, और मिल्लत का मतलब होता है तमाम दुनिया के मुसलमान। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको मिल्लत कहा जाता है और उसी को मुख्तसर करके मिल्ली बनाया गया है। और वहदत का मतलब, वहदत का लफ्ज़ बना है वाहिद से। वाहिद का मतलब अकेला, एक। वाहिद का मतलब एक, तो वहदत का मतलब मिल्लत का एक होना, यानी तमाम मुसलमानों का एक होना मिल्ली वहदत कहलाता है। मिल्ली का मतलब है मिल्लत, मिल्लत से निकला है। मिल्लत के मायने हैं तमाम दुनिया के मुसलमान जो भी हैं। वहदत का मतलब वाहिद, वाहिद से निकला, अकेला, एक, तन्हा, एक होना, इकट्ठे होना। इससे मिल्ली वहदत का मतलब हुआ तमाम दुनिया के मुसलमानों का इकट्ठा होना। इसमें हम जो सबक पढ़ेंगे इसमें हम सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को मिल्ली वहदत में शुमार करेंगे। हमारा जो सबक है वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ हक में चल रहा है। असल में ये एक तकरीर है जो कि की गई और उसमें बड़ी अच्छी बातें लिखी गई। 3-4 अशार भी इसके अंदर हैं। हम इंशाअल्लाह उसकी तशरीह भी करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। तकरीर जैसे शुरू होती है सबक भी वैसे ही शुरू हुआ है। मसलन मोहतरम सदर, मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब जानते हैं कि आज की तकरीर का मौजू है मिल्ली वहदत। जैसा कि मुझसे कबल आने वाले मेरे साथियों ने मिल्ली वहदत के मायने कौमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ बताए हैं, यानी मुसलमानों का एक होना, कौम का एक होना, इन सब का इकट्ठा होना, एक जगह एक नुक्ते पर इनका मरकूज़ होना। मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करते हुए मज़ीद चंद नुकात गोश गुजार करना चाहूँगा। तकरीर का आगाज़ इल्लामा इक़बाल के एक शेर से। शेर है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। फ़र्द एक आदमी, कायम अपने आप को मौजूद रखता है, मकाम, और उसका एक मकाम जो है रब्ते मिल्लत। रब का मतलब राब्ता, जोड़ना, ताल्लुक़ बनाना, मिलना, इकट्ठे होना। मिल्लत का मतलब
मुसलमान यानी कौम। एक आदमी उसी वक्त गिना जाएगा जब वो अपनी कौम के साथ राब्ता रखेगा, तन्हा कुछ नहीं, अकेला कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी दुनिया में हो और उसका किसी कबीले से ताल्लुक ना हो, किसी कौम से ताल्लुक ना हो, या किसी मजहब से ताल्लुक ना हो। कोई शख्स दुनिया में उठ के ये कहे कि भी मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर उम्रा करने, हज करने सऊदीया जाते हैं तो वहाँ हमें अपना पासपोर्ट शो करना पड़ता है। हमारा पासपोर्ट हमें बताता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ अगर कोई ये कहे भी मेरा कोई मुल्क नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो दुनिया क्या कहेगी उसको, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं रहता भी हो और उसका ताल्लुक़ ना हो? ऐसा हो लाजिम है कि हर शख्स का किसी न किसी कौम से, किसी न किसी इलाके से, किसी न किसी मुल्क से ताल्लुक़ ज़रूर होता है। और यही ताल्लुक़ यहाँ बयान किया गया है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है। आदमी उस वक्त कायम होता है, आदमी की पहचान उस वक्त होती है, फ़र्द की पहचान उस वक्त होती है जब वो किसी कौम का हवाला देता है, ताल्लुक़ देता है कि मैं फलां कौम से ताल्लुक़ हूँ। अकेला नहीं माना जाता, कुछ नहीं होता। इसमें अगला मिसरा जो है उसमें एक मिसाल दी गई है, मौज है दरिया में। मौज कहते हैं लहर को, मौज के मायने लहर। मौज का मतलब लहर। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब मौज कहते हैं लहर को। लहर कहाँ होगी? जहाँ पानी होगा। पानी कहाँ है? दरिया में। यहाँ दरिया का तस्करा है, पानी तो समंदर में भी होता है, लेकिन यहाँ दरिया का तस्करा है। मौज है दरिया में। दरिया में पानी है, पानी में मौज है। अगर दरिया में पानी ना हो तो उसमें मौज भी नहीं होगी। पानी बन रही है, मौज बन रही है, लहर बन रही है पानी में। अगर ये लहर दरिया से निकल जाए तो फिर क्या इसका वजूद बाकी रहेगा? रेत जज्ब कर लेगा, खत्म हो जाएगी। लहरें दरिया के अंदर ही होती हैं, दरिया के बाहर लहर की कोई वक़्त नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसी तरीके से आदमी, फ़र्द अपने कौम के साथ होगा तो उसको गिना जाएगा, उसकी अहमियत होगी, उसका मकाम होगा। अगर वो अपनी कौम का ताल्लुक़ तोड़ दे, छोड़ दे, ख़त्म कर दे, फिर उसकी क्या वैल्यू रहेगी? कुछ भी नहीं होगा। एक दूसरा शेर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। यह भी इकबाल साहब का शेर है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद यहाँ जमा हो गया फ़र्द से, फ़र्द एक, अफराद बहुत सारे, अफराद बहुत सारे। अफराद के हाथों में है, तमाम लोगों के हाथों में, यानी तमाम लोग मिलकर अपनी कौम की तकदीर बनाते हैं। एक आदमी नहीं, सब लोग मिलकर। आपकी नज़रों में है कायद आज़म साहब ने पाकिस्तान बनाया, अकेले ही बना लिया? उसके पीछे भी बहुत सारे लोग। उन सब ने मिलकर कायद आज़म को सपोर्ट किया, उसको मजबूत किया। उनकी अमा पर उसने फिर दो कौमों से बैक वक्त टक्कर लेकर एक मुल्क बना डाला। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। यही कौम, मुसलमान कौम, उस वक्त महकूम थी जब इन लोगों ने मिलकर एक फ़र्द के नीचे, एक झंडे तले इकट्ठे होकर कोशिश की। इन्होंने अपनी एक अलग कौम, अपनी एक अलग तशख़्ख़ुस, अपना एक अलग मुल्क बना लिया। तो अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद चाहेंगे तो अपनी कौम को तरक्की देंगे, उसकी तकदीर बदल डालेंगे। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कि ये कहना कि एक आदमी जो है वो एक आदमी कीमती है, एक आदमी अपनी कौम के मुक़द्दर को फैला सकता है, चमका सकता है। सितारे का मतलब यहाँ इस्तेमाल हुआ चमकने के तौर पर। एक आदमी अपने हिस्से का काम करेगा तो उसकी कौम का तकदीर, उसकी कौम की किस्मत चमक उठेगी। फ़र्द यानी किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी कौमों के लिए बहुत अहम होते हैं। अफराद अपनी कौमों के लिए बहुत अहम हैं। अफराद ना होंगे तो कौमें नहीं बनेंगी, अफराद होंगे तो कौम बनेगी। लेकिन कौम क्यों ज़रूरी है? अब ये देखिए, जहाँ वो अपनी कौम और मिल्लत के लिए अहम हैं, यानी अफराद अपनी कौम के लिए अहमियत इख्तियार करते हैं, अहमियत रखते हैं, वहीं
उनकी अपनी शनाख्त के लिए, उनकी अपनी पहचान के लिए कौम और मिल्लत का हवाला भी ज़रूरी है। जब तमाम लोग मिलकर अपने मुल्क को तरक्की देना चाहेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन इन्हीं में से एक आदमी किसी दूसरे मुल्क में चला जाए तो उसको पहचान के लिए फिर उस मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उस कौम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उस इलाके की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अकेला वो कहे मैं बहुत कुछ हूँ, कोई नहीं मानेगा इस बात को। वो कहीं भी चला जाए, उनकी शनाख्त उसके कौम और उसके मुल्क से होगी। जनाब सदर, इस दुनिया में बहुत सी कौमें आबाद हैं। आइए अब देखते हैं कौमें बनती किस तरह हैं, कौमों के बनने के मराहिल क्या हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, किन वजूहात की बिना पर कौमें बनी। बहुत सी वजूहात हैं जिसमें हम चंद एक यहाँ बयान करेंगे। उनमें से कुछ कौमें, ये दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, कुछ कौमें ऐसी हैं जो एक ही इलाके में रहती हैं, उन्होंने आपस में बैठ के अपना एक वफाक बना लिया, अपना एक कानून बना लिया, अपना एक रस्म व रिवाज बना लिया और एक बंदे को अपना सरबराह बना लिया, लिहाजा वो उस इलाके की वजह से एक कौम बन गए, एक इलाके में रहने की वजह से। यानी एक ही इलाके में रहने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने जब मिलकर इकट्ठे एक कौम की शक्ल इख्तियार की, एक इलाके की वजह से उसका नाम पड़ गया, इसलिए वो इलाके के लिए इलाकाई कौम कहलाती है। कुछ कौमें ज़ुबान की वजह से कौम में वजूद में आती हैं। बहुत सारी ज़ुबानें दुनिया में मौजूद हैं। जब एक जैसी ज़ुबान के लोग एक जगह आबाद हुए तो वो ज़ुबान की वजह से कौम बन गए। कुछ लोग रंगो नस्ल की वजह से कौम बनते हैं। किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला। अंग्रेज गोरे रंग के होते हैं, जब उनको देखा जाता है ओ जी ये बरतानिया से आया, ये अमेरिका से आया। हबशी काले होते हैं, उनका पता चलता है ये हबशी है। रंग से पहचान हो रही है, कहीं नस्ल से पहचान हो रही है। ये कौन से ताल्लुक रहा है, कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता है, वो जी ये सैयद की नस्ल से ताल्लुक रखता है, वो जी ये शेख की नस्ल से ताल्लुक रखता है। ये मुख्तलिफ कौमें इस तरह इकट्ठी हुई, इससे भी पहचान होती है। इसी तरीके से और कुछ कौमें ऐसी हैं जो मुश्तरका रस्म व रिवाज की वजह से, एक कौम का रस्म व रिवाज भी वही है, दूसरी का भी वही है, उन दोनों ने आपस में मिलकर अपने आप को एक कौम बना लिया और यूं एक नई कौम बन गई। ये चंद वजूहात, ये चंद वो चीज़ें हैं जिनसे दुनिया में मुख्तलिफ कौमें बनी। लेकिन जब बात आती है हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, तो इनमें से कोई एक बात भी नहीं मिलती। हमारी कौम ना इलाके की बिना पर बनी, ना ज़ुबान की बिना पर बनी, ना रंगो नस्ल की बिना पर बनी, ना ही रस्म व रिवाज की बिना पर बनी। ये अगर बनी है तो किस बिना पर? एक कलमे की बिना पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान होने की वजह से। सिर्फ ये एक वजह है जिससे पाकिस्तानी कौम बनी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है। इसलिए इस कौम में मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ ज़ातों के रहने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के लोग हैं। ये सब इकट्ठे हैं इसके अंदर। यहाँ ये नहीं कह सकते हमारा रस्म व रिवाज अलग है लिहाजा हम अलग कौम हैं, हमारी ज़ुबान अलग है लिहाजा हम अलग कौम हैं। ये नहीं है। पाकिस्तान का नाम जब आता है इसमें ये सब कौमें शामिल होती हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। इसी बात को इकबाल साहब ने फिर कहा एक और शेर में, एक ही सबका नबी, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, ये है वो वजह जिससे ये कौम बनी। सरहद में रहने वाले मुसलमान, बल्तिस्तान में रहने वाले मुसलमान, कश्मीर में रहने वाले मुसलमान, पंजाब सिंध बलूचिस्तान में रहने वाले मुसलमान, सबका दीन एक है, सबका दीन इस्लाम है। एक ही सबका दीन, सबका नबी। किसी भी मुल्क में चले जाएं, मुल्क के खित्ते में, किसी भी खित्ते में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, कोई ये नहीं कहता कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। सबका नबी एक, दीन भी एक हो गया इस्लाम, नबी भी एक हो गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान, ईमान किस पर होगा? एक अल्लाह पर ईमान लाना है, लिहाजा सबका एक अल्लाह पर ईमान है।
लिहाजा ये 3 बुनियादी अवामिल हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तानी कौम का वजूद दुनिया में हुआ। अब नीचे क्या कहते हैं, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। अब यहां थोड़ी सी शिकायत भी हो गई कि सब कुछ एक है, तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, दुनिया भी जानती है कि ये सब इस एक बात पे मुत्तफिक है, फिर ये आपस में एक जगह क्यों नहीं बैठ रहे? तो कोई बड़ी बात थी जो ये एक खुद एक हो जाते, सब बैठ के एक जैसी सोच रखते, एक जैसे काम करते, एक जैसे अपनी ही कौम के फायदे को मद्देनजर रखते। ऐसा नहीं हुआ। अब यह हमारा मौजू नहीं है कि हम इस पे मजीद तफसील करें, लिहाजा हम आगे चलते हैं। इकबाल साहब के इस नारे ने, यानी ये जो इन्होंने कहा सबका नबी एक, सबका दीन एक, सबका कुरान एक, सबका अल्लाह एक, ईमान एक, ये बात जब आई हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान, वो फिर एक कौम बनकर उठे। जब उठे तो अपने लिए एक मुल्क हासिल कर लिया। इल्लामा इकबाल के इस नारे ने सोई हुई मुसलमान कौम में एक नया जज्बा पैदा किया, इस उम्मत को एक होने का एहसास किया। इससे पहले भी एक शख्स ने यह काम किया, इल्लामा इकबाल से पहले भी एक शख्स ने यह काम किया कि पूरी उम्मत को एक गर्दाना, एक कहने की कोशिश की, इकट्ठा करने की कोशिश की, एक पॉइंट पे, एक जगह पे लाने की कोशिश की। वो कौन शख्स है? जमालुद्दीन अफगानी। इल्लामा इकबाल से पहले जिस शख्स ने मुसलमान कौम को एक करने की कोशिश की उसका नाम है जमालुद्दीन अफगानी। वो भी ये सोच पैदा कर चुके थे अपने इलाके में, अपनी जगहों पे। एक उम्मत होने के नाते मुसलमान कुर्बानियां देने को तैयार हो गए। जब ये नारा लगा, जब ये बात मुसलमानों को पता चली, बर्रे सगीर के मुसलमानों के आगे जब ये बात आई कि हमारा दीन एक है, हमारा इस्लाम दीन इस्लाम एक है, हमारा नबी भी एक है, हमारा कुरान भी एक है, हमारा खुदा भी एक है, सब कुछ एक है, तो फिर ये एक कौम बनकर उठे और हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। अब जब पाकिस्तान बना तो जरा सोच ही सकते हैं किस किस्म की कुर्बानी थी जो नहीं दी। सबसे पहले अपने इलाके को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, भरे पूरे घर छोड़कर आ गए, अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी नस्लों की कुर्बानी दी, अपनी इज्जतों की कुर्बानी दी। तो कुर्बानी रह कौन सी गई जो नहीं दी? एक छोटी सी बात बयान करना चाहूंगा। हिंदुस्तान की का एक शहर है फिरोजपुर, इसके पड़ोस में एक जगह है, छोटा गांव। उस गांव में जो मुसलमान घराने आबाद थे, मगरब की अजान हो गई, दस्तरखान बिछ गया, खाना लग चुका, लोग बैठ गए खाने के लिए। खाने की इजाजत नहीं है, उठो और जाओ अपने मुल्क। ये क्या कम जुल्म है? कुर्बानी नहीं। खाना भी रखा है, खाने को भी तैयार हैं, खाने वाले भी मौजूद हैं, खाने की इजाजत नहीं, उठो, उठा दिया, जाओ, और निकाल दिया उनको उनके घरों से। क्या कम था ये? और सिर्फ ये एक घराने की बात मैंने आपसे कही, यहां तो 10 लाख लोगों की कुर्बानी हुई। 10 लाख अफराद ने अपनी जानें दी। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के लिए हिजरत की, पाकिस्तान के लिए अपना मुल्क, अपना दियार सब कुछ छोड़कर आ गए। और 10 लाख अफराद तो वो हैं जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जानें दी। तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जानें तकसीम हिंद के वक्त कुर्बान हुई। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, सबसे बड़ी नकल मकानी, सबसे बड़ी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत के मकान छोड़कर चले जा, सबसे 20 घराने ऐसे थे जो हिंदुस्तान में 24 कमरों के घरों में रहते थे, और यहां आके एक खैमा नसीब हुआ। 24 कमरों का घर कितना बड़ा होगा भाई? वो घर भी छोड़कर आ गए, और वो भी फुल भरा हुआ है, ऐसे का ऐसा। जब यहां पहुंचे तो एक ये शामियाना समझ लो, शामियाना टाइप के खैमा लगा हुआ, उस एक खैमे में उस 24 कमरों के घर में रहने वाले खानदान ने बसेरा किया। फिर यहाँ के मेहनत की, आज फिर अल्लाह ने उनको नवाजा। लोगों ने अपने चलते कारोबार, आरामदेह घर छोड़कर बेयारो मददगार मीलों की मुसाफत तय की।
हजारों घराने तो पैदल आए, ना कोई बस, ना बैलगाड़ी, ना ऊंट, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, ना बहरी जहाज, कुछ नहीं, पैदल चल पड़े। मैं नहीं समझता कि मुहाजिरों में से किसी एक का, जिन्होंने हिजरत की, उनमें से कोई ऐसा घराना होगा जिनके यहाँ से कुर्बानी ना हुई हो। दी है कुर्बानी इस मुल्क के लिए। इस एक नज़रिए की बिना पर तय की, जिसे मिल्ली वहदत कहते हैं, इन तमाम लोगों ने सिर्फ मिल्ली वहदत के लिए हिजरत की। मैं उस तकसीम की ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कभी कभी पीछे पलट कर देख लेने से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितना तवील और कठिन सफ़र तय किया, कितना मुश्किल सफ़र तय किया, जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हमारे लिए ये मकाम चुना जहां आज हम आज़ादी से रहते हैं, अपने दीन पर अमल करते हैं। कौन है सुबह उठने से, फजर के वक्त उठने से आपको रोकता है? कौन है कुर्बानी करने से आपको रोकता है? यहाँ हर किस्म की आज़ादी है। जिस तरह चाहो अपने घर में नमाज़ पढ़ो, अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, सुबह में जाके नमाज़ पढ़ो, शाम में जाके नमाज़ पढ़ो, कोई नहीं रुकावट है। जहां हम अपनी मर्जी से बेहतर निज़ाम बना सकते हैं, पीछे पलट कर देखना हमें शुक्र करना भी याद दिलाता है, और हम इस मुमलकत खुदादाद के लिए सजदा शुक्र बजा लाएं कि ये भी हमें एहसास दिलाता है। इसीलिए 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया जाता है कि भी आप शुक्राने के नफल पढ़ें, लेकिन आजकल तो किसी और तरीके से मनाया जाता है। अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा। इस मुल्क को हासिल करने के बाद अब ज़रूरी है कि आपस के मामूली इख्तिलाफात, चाहे वो ज़ुबान की बुनियाद पर हो, चाहे वो इलाके की बुनियाद पर हो, ख़त्म कर दिए जाएं। मुल्क तो हासिल हो गया, हिजरत भी पूरी हो गई, क्या मंजिल पूरी हो गई? मंजिल पूरी नहीं हुई। अभी इस मुल्क को दुनिया के मद्दे मुकाबल ला के खड़ा करना है। अभी भी कुर्बानियों का वक्त है। कहीं ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कहीं दूसरों की गलत बातों को सुनकर चुप रहना पड़ेगा, ये भी कुर्बानी है। अभी भी वक्त है इन बातों का। इस मुल्क को हासिल करने के बाद अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपस के इख्तिलाफात, चाहे वो ज़ुबान की सूरत में हो, चाहे वो इलाकाई सूरत में हो, चाहे वो रंगो नस्ल के सबब हो, ख़ानदान ज़ात की सबब में हो, किसी भी सूरत के हों, इन सब को ख़त्म करके हमें एक मिल्लत बनना होगा। एक मिल्लत होकर अपने मकसद के हसूल और मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करनी होगी। ये इस मुल्क के बाद का काम है। पहले का काम तो हो गया, अब बाद का काम है। बाद के काम में जिन बुतों को तोड़ना पड़ेगा, वो कौन से बुत हैं? ज़ुबान का बुत, इलाकाई इख्तलाफ का बुत, रंगो नस्ल ज़ात पात का बुत। इनको तोड़कर फिर तुम तरक्की कर सकते हो। जनाब सदर और मेरे साथियों, ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, जो एटमी ताकत भी है। अब पाकिस्तान का एटमी ताकत होना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए है। तमाम मुस्लिम दुनिया को इस बात का सहारा मिल गया कि हमारे पास भी एक ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत है, एटमी कुव्वत है। मुसलमानों में भी एक ऐसा मुल्क है जिसने ये सलाहियत हासिल कर ली। सिर्फ सलाहियत हासिल नहीं की, इसमें नित नए तजर्बे करके इसको बामे अरूज पर पहुंचा दिया। आज ऐसा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान ने तख्लीक कर लिया, पाकिस्तान के पास मौजूद है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी इसकी तरफ देखते हुए 10 दफ़ा सोचता है। सिर्फ एटमी ताकत नहीं, वसाइल से भी हमारा मुल्क मालामाल है, किसी चीज़ की कमी नहीं, और बेहतरीन सलाहियतें रखने वाले लोग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। लोग यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे शहरी यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अपनी काबिलियत की बिना पर मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में जाके अपनी सलाहियतें मनवा रहे हैं। पढ़कर तो यहीं से गए, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, तो ये मुल्क उनकी सलाहियतों से खुद ही फ़ायदा उठा के तरक्की करे। मेरे साथियों, इन सब नेमतों के साथ साथ ये जानना भी अज़हद ज़रूरी है, एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होना हमारी ज़रूरत है।
जब तक हमारे दरमियान में इत्तेहाद नहीं आएगा, इत्तफाक नहीं आएगा, हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हमारा मुल्क, हमारी कौम तरक्की नहीं करेगी। और दुश्मन हमारे दरमियान लड़ाई के बीज बोता रहेगा। कौम बने बगैर हम इस दुनिया में कोई मकाम हासिल नहीं कर सकते। इनफरादी काबिलियतों की बुनियाद पर हम बैरूनी मुआशरे हमें कबूल तो कर लेंगे। इनफरादी यानी अकेले अकेले, एक बंदा डॉक्टर है तो बहुत अच्छा है, एक इंजीनियर है तो बहुत अच्छा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत अच्छा है। इन सलाहियतों से बाहर के लोग फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन इनफरादी सलाहियतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। इनफरादी वो अपना अरूज की बिना पर उनको ये सब काम मिला। मसलन हमारे यहाँ से पढ़कर जाने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बहुत से काबिल अफराद बाहर के ममालिक में बहुत बाइज्जत मकाम रखते हैं, लेकिन अगर हम बहसियत कौम अमल करना शुरू करें तो वो सब यहाँ काम करें तो उससे जो तरक्की होगी इसका सिर्फ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छे से अच्छा डॉक्टर बाहर, इलाज के लिए आप बाहर जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा इंजीनियर डॉक्टर यहाँ काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, उनसे ही काम लो। जब उनको यहाँ इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे बाहर। आखिर में मैं आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अब भी वक्त है कि हमें अपना मकसद वाज़े कर लेना चाहिए। हमें बतौर कौम एक दूसरे के कसूर माफ कर मिलजुल कर बैठना होगा। तरक्की के लिए बाहमी ताउन बहुत ज़रूरी है। हमारी तरक्की पाकिस्तान की तरक्की होगी और पाकिस्तान की तरक्की से दुनिया भर की मुस्लिम मुमलिकतों को, इस्लामी मुमलिकतों को हौसला मिलेगा, ताकत मिलेगी, एतमाद मिलेगा। आखिर में एक और शेर है इकबाल साहब का और इसके बाद तकरीर ख़त्म। शेर है, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। हमारे लिए ये बात आई कि भाई कौम, हमारी कौम तो मज़हब से बनी। अभी आपसे देखा इलाकाई लोग भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल और कबीले के लोग भी शामिल हैं, लेकिन कौम पाकिस्तानी है, सब कुछ है। क्यों? मज़हब एक है, कौम मज़हब से है, हमारी कौम मज़हब से बनी है। अगर हम अपने मज़हब को छोड़ देंगे तो हम बिखर जाएंगे, मज़हब ना रहा तो हम भी नहीं होंगे। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जज्बे बाहम, जज्ब का मतलब होता है जज्ब, अपने अंदर किसी चीज़ को जज्ब कर लेना। एब्जॉर्ब इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में एब्जॉर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जज्बे बाहम, बाहम का मतलब, बाहम दो लफ्ज़ है, एक है बा, एक है हम। बा का मतलब भी साथ, जिस तरह बा अदब, अदब के साथ, बा नसीब, नसीब के साथ, बा हम, साथ साथ। हम का मतलब भी इकट्ठे, मसलन हम जमात, एक ही जमात में। हम नाम, एक ही नाम में। हम मकतब, एक ही स्कूल। तो दोनों के मायने साथ साथ। बा का मतलब भी साथ है, हम का मतलब भी साथ है। बाहम, जज्बे बाहम। अगर हम एक दूसरे की गलतियों को अपने अंदर जज्ब नहीं करेंगे, जज्ब करके ख़त्म नहीं करेंगे, जज्बे बाहम जो नहीं, अगर ये चीज़ ना हुई, महफिल अंजुम भी नहीं। और फिर तुम सितारों जैसी महफिल नहीं सजा सकते। अंजुम जमा है नजम की, और नजम के मायने सितारा। महफिल अंजुम, सितारों वाली महफिल। सितारों वाली महफिल की मिसाल क्यों दी? सदियों से सितारे एक साथ आते, अकेला नहीं आता कभी। सितारे एक साथ रात में आते हैं, एक साथ सफ़र करते हैं, उनके दरमियान कमी बेशी इस तरह नहीं होती। कोई तोड़ कर नहीं भागता अपनी महफिल को, अपने इलाके को, अपनी जगह को। ये मिसाल दी गई है
कि जिस तरह सितारे सब इकट्ठे होकर आते हैं तो हमें भी सब एक साथ इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा, जज्बे बाहम जो नहीं। अगर हमारे अंदर एक दूसरे की गलतियों को जज्ब करने का, एक दूसरे के कसूर कोताहियों को माफ़ करने का जज्बा नहीं होगा तो हम कभी सितारों की तरह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इकबाल साहब का फ़लसफ़ा और हमारा मिल्ली वहदत का सबक यहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं एक दूसरा सबक, और वो है मुनीज़ा फैज़ के नाम ख़त। मुनीज़ा फैज़ ये हमारा ये वाला उन्वान है। मुनीज़ा नाम है, फैज़ उनके वाले साहब का नाम है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के बड़े अच्छे शायर, बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, ये उनकी बेटी हैं मुनीज़ा फैज़। ख़त लिखने वाले कौन हैं? अहमद शाह पितरस बुखारी, उर्दू के बड़े अच्छे अदीब, मज़ाह भी लिखते हैं, नज़में भी लिखी हैं। मज़ाह के लिए दूसरों का तरीका नहीं अपनाया कि किसी और का मजाक उड़ा लिया, मज़ाह के लिए इन्होंने वो तरीका अपनाया कि अपना ही मजाक उड़ा लिया, अपने ऊपर ही सब कुछ लागू कर लिया। ये पितरस बुखारी साहब 1898 1898 को पेशावर में पैदा हुए। ये अदीब भी थे, उस्ताद भी थे, पाकिस्तान के सफ़ीर भी थे, मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर भी रहे। आखिरी दिनों में इंतकाल से कुछ अरसा पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की सूरत में काम कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मतलब मुस्तकिल रुकन है, वो वहीं उन्होंने काम करना है। और यह ख़त भी उन्होंने अपने दफ्तर से बैठ के लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में बैठकर, वहाँ बैठकर उन्होंने ये ख़त लिखा। झैल में आपका तहरीर ख़त है, एक ख़त है जो मारूफ उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी मुनीज़ा फैज़ के नाम लिखा। यह ख़त आपने लिखा 20 नवंबर 1958, 20 नवंबर 1958। इस ख़त के 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद, यानी 5 दिसंबर 1958 को इनका इंतकाल हो गया। पितरस बुखारी साहब का इंतकाल हो गया इस ख़त के। अब देखें जी ख़त कैसे लिखा। ख़त लिखने का जो तरीका उर्दू में है, सबसे पहले बाईं जानिब वो जगह लिखी जाती है जहाँ से ख़त लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ जिस तरह हम कराची से ख़त लिखेंगे तो हम लिखेंगे अज़ कराची, मुल्तान में है तो अज़ मुल्तान, पेशावर है तो अज़ पेशावर, या जो भी शहर जो जगह पॉइंट भी आपके पास है उसको यहाँ आप सबसे पहले नुमाया सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ लिखेंगे। उसके नीचे तारीख़ लिखेंगे, सबसे पहले शहर का नाम, उसके बाद नीचे तारीख़। किताब में देखें इसी तरह बना हुआ है। तारीख़ के साइड पे करके उस लाइन को छोड़ दें, उसकी लाइन में दरमियान में करके उस बंदे का, उस मुखातिब का, जिसको आप मुखातिब हैं, उसका नाम लिखना होगा। नाम या आप जो भी उसका रिश्ता है, दोस्त है तो दोस्त लिखा जाएगा, भाई है तो भाई लिखा जाएगा, जो भी है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने चूँकि मुनीज़ा को ख़त लिखा है तो मुनीज़ा का नाम लिख दिया। लिखा है जी प्यारी मुनीज़ा, काफ़ी अरसा हुआ तुम्हारा 26 अगस्त का ख़त मिला। अब देखें ये जवाब दे रहे हैं 20 नवंबर को, और ख़त कौन सा है? 26 अगस्त को आया है। 26 अगस्त से नवंबर तक गिने तो कमोबेश 3 महीने बनते हैं, यानी एक ख़त का जवाब 3 महीने के बाद दे रहे हैं, तो अरसा लंबा हो गया ना, खासा तवील हो गया। अब उसमें वो बताएंगे भी, वजह भी बताएंगे क्यों। देखें 26 अगस्त का ख़त मिला था, तुम मेरी तवील खामोशी से मायूस तो हो गई होंगी। तवील का मतलब लंबी। ये दूसरे सबक के अल्फाज मायने हैं। तवील, दराज, लंबा होना। तवील खामोशी यानी एक लंबे अरसे के बाद जो हम खामोश रहे, हमने आपको जवाब नहीं दिया, इसको खामोशी कह रहे हैं कि आप मायूस तो हो गई होंगे कि भाई अब ख़त नहीं आएगा। तो हक बजानिब हो। हक बजानिब का मतलब हो इस लायक हो। हक बजानिब का मतलब है हक पर हो। हक पर हो, सच पर हो।
कि अगर 3 महीने तक मैंने आपको जवाब नहीं दिया तो आप मायूस हो गई होंगी, तो ये मायूसी आपकी सच्चाई है, हक पर है आप गलती पर नहीं है, आप सच्ची हैं, हम गलती पर। अब सुने, सच्ची बात ये है, क्या बात है? सच्ची बात ये है कि इन दिनों मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, यानी बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी, बीमारी चल रही थी, खत्म नहीं हो गई थी, बस कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा चलती रही 2-3 महीने तक। फिर सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये एक होता चलो बीमार है, नहीं, इस बीमारी में काम भी करना पड़ता था, यानी ऑफिस के जो काम है वो भी उनको करने, ऑफिस भी जाना होगा, बीमार भी हैं, दफ्तर भी जाना है, ये दोनों काम चलते रहे। अब वो घर में आराम करने से जो तबीयत बहाल होती, वो काम करने से मजीद डाउन हो जाती, ये सिलसिला इनके साथ चल रहा था। मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद मुझे काम करना पड़ता था, इसलिए खतो किताबत का सिलसिला बंद रहा। खतो किताबत का सिलसिला मतलब खत लिखने का। खत लिखना, खत का मतलब तो खत ही हो गया, किताबत का मतलब लिखना। खत का मतलब खत, किताबत का मतलब लिखना, यानी खत लिखने का जो सिलसिला है वो बंद हो गया तबीयत खराब होने की वजह से। अब मैं तंदुरुस्त हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं और तुम्हारा खत सामने रख कर जवाब लिखने बैठा हूं। यार वो 26 अगस्त को जो खत आया था वो खत उन्होंने सामने रखा है और उसका जवाब लिखने बैठ गए। मैं तुम्हें खत अपने दफ्तर से लिख रहा हूं। अब ये भी बता दिया कि जी हम कहां से खत लिख रहे हैं, यानी दफ्तर में बैठा हूं। दफ्तर कहां है? जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट की इमारत में 10वीं मंजिल पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत टीवी में, अखबारात में देखी तो होगी, वो एक लंबी सी इमारत है, चौकोर मुस्ततील लंबी सी, उसके 10वें मंजिल पे बैठे हुए हैं, वहां से ये खत लिख रहे हैं। इस इमारत की 48 मंजिलें हैं, कुल उसकी 48 मंजिलें हैं, लेकिन ये 10वीं, इनका दफ्तर जो है वो 10वीं मंजिल पर है और वैसे वो 48 मंजिल ऊंचा है। 48 मतलब 48, 38 मंजिलें, 38 मंजिलें हैं, 38 का मतलब 38 मंजिलें हैं। एक मुस्ततील सा मीनार ही समझो, यानी ये चौकोर सा मीनार समझ लो, ऊंचा तो है मगर वो चौकोर सा है। मीनार गोल होते हैं, ये गोल नहीं है, ये चौकोर है। दूर से देखो तो ऐसी लगती है जैसे माचिस की डिबिया अपने किनारों पर खड़ी हो। माचिस की डिबिया भी तवील होती है, यूं नहीं, यूं रखी हो माचिस की डिबिया तो वो लगता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत है। मतला आज इत्तफाकन निहायत साफ है। मतला, मतला का मतलब मतला, ये वो गजल वाला मतला नहीं है, इसका मतलब होगा फजा, आसमान। गजल में भी एक मतला होता है जो गजल के शुरुआत में बयान किया जाता है, उसको भी मतला कहते हैं। ये वो वाला मतला नहीं है, यहाँ पर इसके मायने हैं फजा, यानी मतला साफ है, फजा साफ है, आसमान पे बादल बादल नहीं है। सूरज की रोशनी खिड़कियों में से अंदर आ रही है, यानी सूरज निकला हुआ है, वरना घटा छाई होती तो सूरज नहीं आता। सूरज की रोशनी निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है, उसकी रोशनी खिड़कियों में से अंदर आ रही है। ये खिड़कियां, ये जो इनकी खिड़कियां हैं, जहां ये दफ्तर में बैठे हुए हैं, इनके दफ्तर की जो खिड़की है वो खुलती है एक दरिया की तरफ, या उस खिड़की के सामने एक दरिया बहता है। उस दरिया का नाम क्या है? जो ऊपर से नजर आता है, असल में पीछे ये दरिया एक ही है, उसका नाम है दरिया हेडसन। पीछे से जो जहां से वो चला आ रहा है उधर वो एक ही दरिया है, उसका नाम दरिया हेडसन है। आगे आके वो एक दरिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा मशरक की सिमत आ जाता है, एक हिस्सा मगरब की सिमत आ जाता है। जो मशरक वाला हिस्सा है उसे दरियाए ईस्ट कहते हैं, जो मगरब वाला हिस्सा है उसे दरियाए वेस्ट कहते हैं। दरिया एक ही है, आगे आके वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, इसलिए उसके 2 हिस्से हो गए। मशरकी हिस्से को दरियाए ईस्ट कहते हैं, मगरबी हिस्से को दरियाए वेस्ट कहते हैं। इन दोनों दरियाओं पर पुल बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। दरिया जो है एक दरिया ईस्ट है, उस पर जो पुल बना हुआ उसका नाम है विलियम्सबर्ग। विलियम्सबर्ग और दरियाए मगरब जो है, दरिया ईस्ट जो है, उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है उसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, ये पुल खासा मशहूर है, जिसकी तस्वीर
देखी भी गई होगी मुख्तलिफ जगहों पर। इस दरिया में पानी इतना है कि कश्तियाँ और बहरी बेड़े आसानी से चल सकते हैं, टैंकर भी इसमें से गुजर सकते हैं, इसलिए ये कश्तियाँ और बेड़े बड़े जहाज़ भी इनको नज़र आ रहे हैं इस दरिया में। अब मौसम सरमा की आमद है। अगरचे सर्दी अभी बहुत हल्की है, न्यूयॉर्क शहर में अभी बर्फ़ नहीं पड़ी। नवंबर का महीना है तो मौसम सर्दी आने वाला है, सर्दी का मौसम। दिसंबर में सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क में अभी बर्फ़बारी नहीं हुई। बर्फ़बारी जो कि कब होगी? दिसंबर के आखिर में, जनवरी में और फरवरी में। ये वो महीने हैं जिसमें बर्फ़बारी होगी। यहाँ ख़िज़ा का मौसम बहुत दिलकश होता है। अमरीकी लोग इसे फॉल कहते हैं। फॉल का मतलब गिरना, ऊपर से नीचे गिरना। ख़िज़ा में पत्ते टूट के नीचे गिरते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम फॉल रखा हुआ है। ये सितंबर में होता है। इस मौसम में दरख्तों के पत्ते पहले जर्द होंगे, फिर तांबे की तरह सुर्ख होकर नीचे गिर जाते हैं। तो यूं महसूस होता है जैसे जंगल में आग सी लग गई। वो पीले पीले से होते हैं, दूर से देखो तो लगता है जैसे जंगल में आग लगी हुई। जहां कहीं दरख्त उगे होते हैं वो जगह बस रंगरेज का कारखाना मालूम होती। रंगरेज, रंगरेज का मतलब रंग करने वाला, कपड़ों को रंग करने वाला। कपड़ों को रंग देने वाला। रंगरेज का कारखाना यानी जो कपड़ों को रंग देने वाला बंदा होता है उसका कारखाना लगती है वो जगह। मुख्तलिफ किस्म के कपड़े टंगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर हैं उसके अंदर, एक अजीब समा बन जाता है। प्यारे प्यारे रंगों में कपड़े रंग कर सूखने के लिए फैला दिए गए हों ऐसा लगता है। बड़ी सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक कुदरती मनाजर दिखाई देते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने में बड़ा लुत्फ आता है और जी चाहता है कि घंटों इस घने जंगलों में बैठकर तालाबों और झीलों में पड़े हुए आतशी रंग के दरख्तों का अक्स देखें। अक्स का मतलब, अक्स का मतलब तस्वीर, झलक। तस्वीर या झलक। इस साल भी फसलें ख़िज़ा खूब रही। इस साल भी ये मौसम ख़िज़ा का जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा। आम तौर पर मौसम खुशगवार रहा, यानी ना सर्दी ज़्यादा पड़ी ना गर्मी ज़्यादा पड़ी, बहुत अच्छा मौसम रहा। कई रोज़ तक जंगलों में घूमा जा सकता था और सैर की जा सकती थी। जंगल ऐसे खूबसूरत हो गए थे, कई दिनों तक बंदा वहाँ जाके घूम सकता था। जब तुमने मुझे ख़त लिखा तो तुम्हारी अम्मी वलायत से वापस आ चुकी थी और अब्बा अभी वहीं मुकीम थे। इनकी वालदा मोहतरमा का ताल्लुक़ बरतानिया से था। वो पाकिस्तानी खातून नहीं थी, हिंदुस्तानी खातून नहीं थी। इनके वालिद साहब ने एक बरतानवी खातून से शादी की थी, इसलिए वो वहाँ की शहरी थी। तो वो वहाँ गई हुई थी। यानी कि जब आपने मुझे ख़त लिखा था यानी अगस्त के महीने में, तब आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो बरतानिया से वापस आ गई थी और वालिद साहब यानी फैज़ अहमद फैज़ साहब उस वक्त वहीं थे। अब तक तो शायद वो भी आ गए हों, क्योंकि 3 महीने बीत गए। उन्हें मेरा सलाम कहना और छीमी को प्यार करना। छीमी इनकी बेटी हैं, मुनीज़ा साहबा की, ये उसको प्यार कह रहे हैं। मुझे ये भी बताना कि तुमने तैरना सीख लिया है या नहीं। अगर नहीं तो इसकी मश्क करती रहो। अब ये बताओ कि भाई तैरना सीखा। इसने पिछले ख़त में कहीं तैरने के लिए इनको लिखा था कि भाई आप तैरना सीखो, तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई तुमने तैरना सीख लिया है या नहीं। अगर सीख लिया है तो उसकी मश्क करती रहो। ये ऐसी तफरीह है जो हासिल ना हो तो ज़िंदगी में खला महसूस होता है। खला का मतलब खाली, ज़िंदगी खाली खाली सी लगती है। खला का लफ्ज़ बना ही खाली से है, जहाँ कुछ ना हो। तुम्हारा हैंडकलिया तो खूब चलता होगा। हैंडकलिया ये मुनीज़ा फैज़ साहबा का बेटा है। इसने बाद में ड्रामों, पीटीवी ड्रामों में भी बहुत काम किया, आता भी रहा है ड्रामों में। नाम मुझे याद नहीं है उसका क्या था। बहरहाल इसने उसको हैंडकलिया का लफ्ज़ किया है। इनका आपस का कोई ताल्लुक़ है, इसीलिए कहा है हैंडकलिया तो खूब चलता होगा। तो उसने पैदल चलना शुरू कर दिया होगा। जब जी चाहे मुझे ख़त लिखना, मगर लिखना ज़रूर। फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेटी को इन्होंने कह दिया कि जब तुम्हारे पास वक्त हो, जब तुम्हारा टाइम लगे, मुझे ख़त ज़रूर लिख देना, चाहे देर से लिख देना, लेकिन लिख देना। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ये ख़त लिखने के 15 दिन के बाद वो खुद अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। और देखो, सबको मेरी जानिब से एक बार फिर सलाम कह देना, भूलना नहीं। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना और मेरी बात को भूलना नहीं। ये इनका ख़त था जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। अब एक और सफ़र अमेरिका ही का है। ये भी आप भी सफ़र अमेरिका के लिए तैयार हो जाएं। आपको हम अमेरिका का सफ़र कराते हैं। ये सबक जो है ये सदीक सालिक साहब की एक किताब है जिसका नाम है तादम तहरीर, उसमें से लिया गया है। बस इसमें 2 बातें नज़र आएंगी।
एक वहां के बच्चों की जिंदगी क्या है, अमेरिका के बच्चों की जिंदगी क्या है, और पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी क्या है। ये दो बातें हैं इसके अंदर, ये फर्क है, इस फर्क को समझना है। देखिए सदीक सालक साहब जब अमेरिका पहुंचे तो इनके जो मेज़बान हैं वो उनको लेने गए, तो इन्होंने उनसे पूछा, मैंने अजीम इमारतों की तरफ देखते हुए मेज़बान से पूछा, सदीक सालक साहब ने पूछा अपने मेज़बान से, आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं यहीं मैनहट्टन में रहता हूँ। मैनहट्टन कोई जगह है, वहाँ पर वो रहते हैं। फिर वो बताने लगे, देखो दाएं जानब 110 मंजिला इमारत, उसके साथ 97 मंजिला बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग वो है जो कि लंबाई में 110 मंजिल है, उसके साथ एक और है जो 97 जिसको आप कहते हैं 57 मंजिल की है। उन दोनों के बीच में एक और बिल्डिंग है जो तकरीबन 84 मंजिल की है। ये साहब उस 84 मंजिल वाली बिल्डिंग पे रहते हैं, और उसकी भी 52वीं यानी 52वीं मंजिल पे रहते हैं। फिर बता भी रहे हैं कि दाएं तरफ से देखोगे तो 38वीं खिड़की मेरे फ्लैट की है जो यहाँ से साफ नजर आ रही। अब उनको तो नजर आ रही है, सदीक सालक साहब को पता नहीं नजर आएगी नहीं आई, उनका घर है वो तो जानेंगे। हम चंद मिनटों में फ्लैट वाली इमारत के कदमों में पहुंच गए। मेज़बान ने 52वीं मंजिल पर पहुंचकर जेब से चाबी निकाली और फ्लैट नंबर 1136 का दरवाज़ा खोल दिया। फ्लैट नंबर 1136 उसका दरवाज़ा खोला। अब अंदर पहुंचे, अंदर गए तो क्या हुआ, पहले मेज़बान अंदर गए, फिर मेहमान अंदर आए। तो हुआ क्या कि इस घर में हर किस्म की नेमत बनती। नेमत कौन कौन सी नेमतें लिखी भी हैं, अशियाए खुर्दोनोश, खुर्द और नोश दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। खुर्द का मतलब खाना, नोश का मतलब पीना, दोनों फारसी जुबान के लफ्ज़ हैं। खुर्द, खुर्दो नोश, खाने पीने की अशिया। खाने पीने की अशिया ये घर में मौजूद है, हर घर में होती हैं, इन्होंने भी अपने घर में रखी। अशियाए खुर्दोनोश इनके घर में बनती। आला फर्नीचर वो भी था, अच्छा वाला फर्नीचर। ताज़ा फल भी मौजूद थे। एक और चीज़ यानी हसीन बीवी और 2 फूल से बच्चे, खूबसूरत बीवी भी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी जो 5-7 साल के होंगे, वो भी वहाँ पर मौजूद। यानी इस कमरे के अंदर, इस फ्लैट के अंदर ये सारी नेमतें बंद थी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर आला फर्नीचर मौजूद है, जिसके अंदर उनकी एक खूबसूरत बीवी, ताज़ा फल और 2 बच्चे भी हैं। बेगम ने रवायती मुस्कुराहट और बनारसी साड़ी समेत हमें आदाब कहा। बनारस भारत का एक कस्बा है, वहाँ की साड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं, अच्छी बनी होती हैं। उसी तर्ज पे बनी हुई ये साड़ी जिसको बनारसी साड़ी का नाम दिया गया। लेकिन बच्चे एक अजनबी चेहरा देखकर दुबक गए। दुबक का मतलब घबरा सी गए। माँ बाप को तो जानते थे, लेकिन एक और अजनबी शख्स आया, उसको देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा गए। उनकी उम्रें 5 और 7 साल के लगभग होंगी। वो मनी प्लांट की तरह हर वक्त अंदर ही रहते थे। मनी प्लांट एक पौधा है जो कि इंडोर प्लांट्स में शुमार होता है, कमरे के अंदर लगता है। उसी की बात करेंगे, जिस तरह वो पौधा कमरे के अंदर पलता है, इसी तरह इनके बच्चे भी मनी प्लांट की तरह घरों के अंदर, कमरों के अंदर पल रहे। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वो सूरज की धूप, चांद की चांदनी, दादी की गोद और नानी की कहानियों से महरूम है। सूरज की धूप, चांद की चांदनी, दादी की गोद और नानी की कहानियों से महरूम है। यानी ये 4 चीज़ें उनके मुकद्दर में नहीं है, उनके चेहरों पे नजर नहीं आ रही थी कहीं से भी। वालिदैन ने इन्हें अंग्रेजी में हिदायत दी। वालिदैन ने कहा अंग्रेजी में, इंग्लिश में उनसे कहा क्या करना है, टीवी के चैनल 2 पर चिल्ड्रन प्रोग्राम देखो, यानी अपने कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाके टीवी चलाओ, उस पर जो बच्चों के प्रोग्राम आ रहे हैं वो देखो। अगर वो नहीं करना तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी ले, जहाज ले, उनके साथ खेलो। अच्छा वो भी नहीं करना तो जगसा पजल ले लो, जिसमें कुछ चीज़ें बनानी तोड़नी होती हैं, वो बनाओ बैठ के। अगर बोर होने लगो स्टोरी बुक पढ़ो, यानी फिर किताबें पढ़ना शुरू कर दो। कौन सी? कहानी वाली। ये अमरीकी बच्चों का बचपन है। एक कमरे में बंद, एक फ्लैट में बंद, उसके अंदर अंदर ही जो कुछ है, बस बाहर नहीं जा सकते, पाबंदी है। अब देखें पाकिस्तान में बचपन क्या होता है। सदीक सालक साहब ने अपना बचपन लिखा। मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैं जिसमें शहतूत का दरख्त था, बेरी का बूर था, चिड़ियों और चूज़ों की चहचहाट थी, निवाड़ का पलंग था, कोरे घड़े का ठंडा पानी, मनी प्लांट की जगह जंगली बेलें थी जो देखते देखते मुंडेर तक पहुंच जाती थी। इनको अपना बचपन याद आया। इनका घर बहुत बड़ा था, कुशादा था, उसके अंदर शहतूत और बेरी के पेड़ भी लगे हुए थे, चूजे भी थे, मुर्गियां रखी तो चूजे भी थे, चिड़ियां भी थी वहां पे, उनकी चहचहाट भी थी। निवाड़ का पलंग, निवाड़ रुई के धागा बना के उस धागे से एक पट्टी बनाई जाती थी जिससे चरपाई बुनी जाती,
उसको निवाड़ कहते हैं। आजकल प्लास्टिक की मिलती है मार्केट में जो कि चारपाई बनाने के काम आती है, लेकिन पहले ये रुई की बनती थी, रुई से बनाई जाती थी, उसे निवाड़ कहते थे। निवाड़ का पलंग यानी वो पट्टी का पलंग भी हमारे पास, कोरे घड़े का पानी, नया बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा वाला घड़ा, उस वक्त फ्रिज नहीं होते थे, घड़े होते थे, घड़ों में पानी भरा हुआ। मनी प्लांट की जगह, अगर उनके यहाँ मनी प्लांट लगाते हैं, हमारे यहाँ जंगली बेलें जो देखते ही देखते इतनी बढ़ती थी कि घर की छत तक ऊपर तक पहुँच जाती थी, मुडेर तक, उनमें फाख्ता घोंसले बनाती। फाख्ता एक परिंदा है जो उसमें घोंसले बनाता और वहाँ अंडे भी देता, और ये साहब जाके उनके अंडे चोरी कर लाते। ये भी एक इनका काम था। चच्चा चच्ची थे उस घर के अंदर, एक ही घर है, चच्चा चच्ची भी थे, ताया ताई भी थे। ताई तकरीबन रोजाना दोपहर में जब तंदूर में रोटी लगाती थी तो एक रोटी तंदूर में देर तक लगी हुई छोड़ देती थी, जो कि उस सेक में पक पक के कड़क हो जाती थी, जिसको खस्ता कहते हैं। मज़ेदार भी होती थी और वो खस्ता तोड़ो तो आसानी से टूट जाए। और ये लोग वो रोटी लेके गली कूचे घर में मोहल्ले में भागे फिरते, उसको चबाते रहते और खाते रहते। ये इनका बचपन था। और घर में किसी शरारत पर अगर पिटाई होने लगती तो भागम भाग लंबी लंबी गलियों में से गुजर के खेतों में चले जाते थे, वहां इनके पीछे कोई आता, लेकिन मसनोई खिलौने देकर कोई घर में कैद नहीं करता था, आज़ादी थी। ये सदीक साहब का बचपन है। अब आप देखें कि आपने क्या करना है, इन दोनों बचपन का यानी इन दोनों बच्चों का मुवाजना करना है। आपका जो घर का काम है, अमरीकी बच्चों का बचपन और पाकिस्तानी बच्चों का बचपन, इसमें क्या फर्क है? यह बयान करना है आपने। बाकी जो आपको मवादे हल दिया गया है उसके अंदर मवादे हल जो आपको दिया गया है उसके सफ़ात लिख दिए गए हैं यहाँ पे। सफ़ा नंबर 60 और 80 से लेके 84 तक काम दिया गया है। आप उस काम को अपनी कापी पर लिखें और साथ ही साथ इसको याद भी करें। आइंदा इंशाअल्लाह एक और नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।